तो प्रिंस, गेहुआ और लूका बोनापार्ट की जागीर बन गए? नहीं, मैं आपको पहले से ही कह देती हूँ कि अगर आप अभी भी मुझसे ये नहीं कहेंगे कि हमारे यहाँ युद्ध शुरू हो गया है, अगर आप अभी भी उस ईसाई धर्म के शत्रु, मैं सच में ये विश्वास करती हूँ कि वह ईसाई धर्म का शत्रु है, के सभी निष्ठापूर्ण और भयानक कुकर्मों की सफाई पेश करेंगे, तो हमारे बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप मेरे दोस्त, मेरे वफादार गुलाम, जैसा कि आप अपने बारे में कहते हैं, नहीं रहेंगे। खैर, पधारिए, पधारिए। लगता है आपको डरा दिया है मैंने। बैठिए और हालचाल सुनाइए। 1970 के जुलाई महीने में सम्राज्ञी मरिया फ्योदोरोव्ना की सेविका, संगिनी और उनके साथ घनिष्ठता रखने वाली प्रसिद्ध अन्ना पाव्लोवना ने उक्त शब्द अपने यहाँ आयोजित पार्टी में सबसे पहले आने वाले महत्वपूर्ण और ऊंचे पद अधिकारी प्रिंस वसीली से फ्रांसीसी में कहे। आन्ना पाव्लोवना को कई दिनों से खांसी आ रही थी। उसके शब्द में उसे फ्लू हो गया था। उन दिनों फ्लू एक नया शब्द था और उसका कम ही इस्तेमाल होता था। उसी सुबह को उसके द्वारा लाल वर्दी पहने अर्दली के साथ भेजे गए निमंत्रण पत्रों में एक ही ढंग से सबको फ्रांसीसी में यह लिखा था: काउंट या प्रिंस, अगर आप किसी और बेहतर काम में व्यक्त ना हों और अगर बेचारी बीमार औरत के यहाँ शाम बिताने के ख्याल से आपको घबराहट महसूस ना हो तो शाम के 7 बजे से रात के 10 बजे तक आपके आने से मुझे खुशी होगी। अन्ना शेरेर। हे भगवान, कितना जोरदार हमला किया है आपने! कमरे में दाखिल होने वाले प्रिंस ने ऐसे स्वागत से जरा भी परेशान हुए बिना जवाब दिया। वह कड़ी हुई दरबारी वर्दी, लंबे मोजे, बकल्स वाले बूट पहने था। उसके वक्ष पर पदक चमक रहे थे और उसके चपटे चेहरे पर शांति का भाव था। वह ऐसी निखरी फ्रांसीसी बोलता था जिसका हमारे दादा परदादा केवल बोलचाल में ही उपयोग नहीं करते थे, बल्कि जिसमें सोचते विचारते भी थे। वह धीरे धीरे सरपरस्ती के ऐसे अंदाज में बोलता था जो ऊंची सोसाइटी और राज दरबार में लंबे अरसे तक काम कर चुके महत्वपूर्ण व्यक्ति का विशेष लक्षण होता है। अन्ना पावलोना के निकट जाकर उसने उनका हाथ चूमा। चुंबन के लिए इत्र से महकती हुई उसकी चमकती हुई चांद अन्ना पावलोना के सामने की और इत्मीनान से सोफे पर बैठ गया। मेरी प्यारी मित्र, सबसे पहले तो मुझे आप यह बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है। मेरे दिल को तसल्ली दीजिए। उसने अपनी आवाज़ को बदले बिना और ऐसे लहजे में कहा जिसमें शिष्टाचार, सहानुभूति की ओट में उदासीनता, यहाँ तक कि उपहास की भी भनक मिल रही थी। जब आदमी नैतिक रूप से व्यथित हो तो उसकी तबीयत अच्छी ही कैसे हो सकती है? हमारे ज़माने में भावना रखने वाला कोई आदमी शांत ही कैसे रह सकता है? अन्ना पाव्लोवना ने जवाब दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी पूरी शाम यहीं बिताएंगे। लेकिन इंग्लैंड के राजदूत की पार्टी, आज तो बुधवार है, मुझे वहाँ अपनी सूरत तो दिखानी ही चाहिए। प्रिंस ने जवाब दिया। मेरी बेटी मुझे लवाने के लिए यहाँ आएगी। मेरा ख्याल था कि आज की पार्टी स्थगित कर दी गई है। सच कहती हूँ कि ये सभी जश्न और आतिशबाजी बर्दाश्त के बाहर होती जा रही है। अगर उन्हें यह मालूम होता कि आप ऐसा चाहती हैं तो पार्टी स्थगित कर दी गई होती। प्रिंस ने मानो चाबी भरी हुई घड़ी की भांति बरबस यह कह दिया। वह ऐसी बातें कहता रहता था कि जिनके बारे में खुद भी यह नहीं चाहता था कि कोई उन पर विश्वास करे। मुझे तंग मत करिए। हाँ, नोबल सोल्स वेक के पत्र के बारे में क्या तय किया गया है? आप तो सब कुछ जानते ही हैं। क्या कहूँ आपसे इसके बारे में? प्रिंस ने रूखे, नीरस ढंग से जवाब दिया। क्या तय किया गया है? यह तय किया गया है कि बोनापार्ट अपनी लुटिया डुबो चुका है और लगता है कि हम भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। प्रिंस हमेशा किसी पुराने नाटक में अपनी भूमिका के शब्दों को बोलने वाले अभिनेता की तरह किसी उत्साह के बिना अपनी बात कहता था। इसके विपरीत 40 वर्ष की हो जाने के बावजूद अन्ना पाव्लोना शेरेर बड़ी सजीव और जोश से ओत-प्रोत थी। ऊंची सोसाइटी में ऐसा जोश दिखाना उनकी आदत बन गया था। कभी कभी वह ऐसा ना चाहती तब भी केवल इसलिए अपने को उत्साहित प्रकट करती
कि उसे इस रूप में जानने वाले लोगों को निराशा ना हो। अन्ना पाव्लोवना के चेहरे पर निरंतर खेलती रहने वाली मुस्कान, जो बेशक उसके अब मुरझाए हुए नाक नक्शे पर जचती नहीं थी, लाड प्यार से बिगड़े हुए बच्चे की भांति उसकी उस प्यारी त्रुटि को जाहिर करती थी जिससे वह मुक्ति नहीं पाना चाहती थी, पा भी नहीं सकती थी और ऐसा करने की जरूरत भी नहीं समझती थी। राजनीतिक गतिविधियों के बारे में बातचीत के दौरान अन्ना पाव्लोवना गर्म हो उठी। ओह, ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप मुझसे कुछ मत कहिए। शायद वह मेरी समझ के बाहर की बात है, लेकिन ऑस्ट्रिया ने तो ना कभी जंग चाही थी और ना वह अब चाहती है। वह हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है। सिर्फ रूस को ही यूरोप की रक्षा करनी होगी। हमारे उपकारी सम्राट अपने इस कर्तव्य को जानते हैं और इसे पूरा करेंगे। बस यही एक चीज़ है जिस पर मैं विश्वास करती हूँ। हमारे दयालु और अद्भुत सम्राट को संसार में महानतम भूमिका अदा करनी है। वह इतने परोपकारी तथा भले हैं कि भगवान अवश्य उनकी सहायता करेगा तथा वह क्रांति के उस बहुमुखी सर्प को कुचल देंगे और अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, जो अब इस हत्यारे और चंडाल के रूप में और भी ज़्यादा भयानक हो गया है। केवल हमें ही धर्मनिष्ठ लोगों के रक्त का कलंक धोना होगा। मैं आपसे पूछती हूँ कि हम किस पर भरोसा कर सकते हैं? अपनी व्यापारी प्रवृत्ति के कारण इंग्लैंड सम्राट अलेक्सांद्र की आत्मा की उदारता को नहीं समझेगा और समझ भी नहीं सकता। उसने माल्टा को छोड़ने का इनकार कर दिया है। वह हमारी सभी कार्रवाइयों के पीछे छिपे किसी गुप्त उद्देश्य को देखना चाहते हैं। नोवोसिल्क से वो क्या जवाब मिला? कुछ भी तो नहीं। अंग्रेज हमारे सम्राट के आत्मत्याग को, जो अपने लिए कुछ नहीं चाहते और दुनिया की भलाई के लिए सब कुछ चाहते हैं, नहीं समझे और समझ भी नहीं सकते। और किसी चीज़ का वादा किया है उन्होंने? किसी भी चीज़ का नहीं। और छोटा मोटा अगर वादा किया भी है तो वो उसे पूरा नहीं करेंगे। पर्शिया ने तो यह घोषणा की है कि बोनापार्ट अजेय है और उसके विरुद्ध सारे यूरोप के किए धरे भी कुछ नहीं होगा। और मैं ना तो गार्डिनबर्ग और ना गाउट्सविट्ज के किसी भी शब्द पर विश्वास करती हूँ। पर्शिया की कुख्यात तटस्थता धोखा है। मैं तो भगवान और हमारे सम्राट के उच्च लक्ष्य पर ही भरोसा करती हूँ। वह यूरोप की रक्षा करेंगे। वह अपने जोश का मजाक उड़ाती सी मुस्कान के साथ अचानक चुप हो गई। मेरे ख्याल में, प्रिंस ने मुस्कुराकर कहा, अगर हमारे प्यारे विंसेंट गेरोदे की जगह आपको भेजा जाता तो आप धावा बोलकर पर्शिया के महाराज की सहमति प्राप्त कर लेती। क्या कमाल हासिल है आपको बोलने में। आप मुझे चाय का प्याला देने की कृपा तो करेंगी? अभी प्रसंगवश, उसने फिर से शांत होते हुए कहा, आज मेरे यहाँ दो बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति आने वाले हैं। बाइकोट मोर्तेमार, जिनकी फ्रांस के एक सर्वश्रेष्ठ रोहांस परिवार के माध्यम से मोंतमोरेंसी से रिश्तेदारी है। वह एक असली फ्रांसीसी प्रवासी हैं, एक श्रेष्ठ फ्रांसीसी। इसके अलावा पादरी मोरियो भी आ रहा है। इस बहुत ही गहन विचारक को तो आप जानते ही हैं। वह सम्राट से मिला था, आपको मालूम है ना? मुझे इससे मिलकर खुशी होगी, प्रिंस ने कहा। लेकिन ये बताइए, उसने लापरवाही के ऐसे अंदाज में अपनी बात जाहिर रखी मानो अभी कुछ याद आ गया हो, जबकि वास्तव में इसी चीज के बारे में पूछने के मुख्य उद्देश्य से वह यहाँ आया था। क्या यह सच है कि विधवा सम्राज्ञी वेरन फुनके को प्रथम सेक्रेटरी के रूप में वियना में नियुक्त करवाना चाहती हैं? वह तो हर दृष्टि से घटिया आदमी प्रतीत होता है। प्रिंस वसीली अपने बेटे को यह पद दिलवाना चाहता था, जिसे सम्राज्ञी मरिया फिरोदोवना के जरिए बैरन को देने की कोशिश की जा रही थी। अन्ना पाव्लोवना ने यह जाहिर करने के लिए लगभग अपनी आंखें मूंद लीं कि सम्राज्ञी क्या चाहती हैं और उन्हें क्या पसंद है। इसके बारे में ना तो वह और ना कोई दूसरा टीका टिप्पणी कर सकता है। सम्राज्ञी की बहन ने बैरन फुनके की नियुक्ति की सिफारिश की है, उसने उदासी भरे और रूखे अंदाज में सिर्फ इतना ही कहा। सम्राज्ञी की चर्चा करते हुए अन्ना पाव्लोवना के चेहरे पर अचानक उदासी से घुला मिला सच्ची और गहन निष्ठा तथा आदर का वह भाव आ गया
जो बातचीत के दौरान अपनी उच्च संरक्षिका का उल्लेख करने पर हर बार झलक उठता था। उसने यह भी कहा कि सम्राज्ञी ने बैरन फुनके के प्रति कृपाभाव प्रकट किया है और उनके चेहरे पर फिर से उदासी छा गई। प्रिंस वसीली उदासीनता दिखाते हुए चुप रहा। प्रिंस पर इस बात के लिए चोट करने के बाद कि उसने उस व्यक्ति के बारे में ऐसे अनुचित शब्द कहे थे जिसकी सम्राज्ञी से सिफारिश की गई थी। अन्ना पाव्लोवना ने राजदरबार के वातावरण से प्राप्त तथा अन्ना पाव्लोवना ने राजदरबार के वातावरण से प्राप्त तथा नारी सुलभ चतुराई तथा व्यवहार कुशलता से उसे सांत्वना भी देनी चाहिए। इसलिए वह बोली, हाँ, और आपके परिवार के बारे में जानते हैं कि जब से आपकी बेटी ऊंची सोसाइटी में आने जाने लगी है, उसने सभी को मुक्त कर लिया है। लोग कहते हैं कि वह दिन के उजाले की तरह सुंदर है। प्रिंस ने आदर की कृतज्ञता प्राप्त करते हुए सिर झुकाया। मैं अक्सर सोचती हूँ। अन्ना पाव्लोवना ने क्षण भर चुप रहने के बाद उसके निकट से सत्ते उसकी ओर स्नेहपूर्वक मुस्कुराते और इस तरह मानो यह जानते हुए कि राजनीतिक तथा ऊंची सोसाइटी की बातें खत्म हो गई हैं और अब दिली बातें शुरू होती हैं, कहती गई, मैं अक्सर सोचती हूँ कि जीवन के वरदानों का कभी कभी कितना अन्यायपूर्ण बंटवारा होता है। किस्मत ने भला किस लिए आपको इतने अच्छे दो बच्चे दिए हैं। आपके छोटे बेटे अनातोल का मैं उल्लेख नहीं कर रही हूँ क्योंकि वह मुझे पसंद नहीं है। उसने बोहे चढ़ाकर और इसके बारे में कोई आपत्ति सुनने से मानो इनकार करते हुए इतना और जोड़ दिया। इतने प्यारे बच्चे, लेकिन आप उनका सबसे कम मूल्यांकन करते हैं और इसलिए उनके लायक नहीं हैं। और वह अपनी भाव विभोर मुस्कान के साथ मुस्कुरा दी। क्या किया जाए? लाफाटेर ने तो यह कहा होता कि मुझमें बाप के प्यार जैसी कोई चीज़ ही नहीं। प्रिंस ने जवाब दिया, मजाक को रहने दीजिए, मैं तो आपसे गंभीरतापूर्वक बातचीत करना चाहती हूँ। सुनिए, आपके छोटे बेटे से मैं खुश नहीं हूँ, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। और उसके चेहरे पर उदासी का भाव आ गया। सम्राज्ञी के यहाँ आपकी चर्चा हुई थी और इस संबंध में सबने आपके प्रति सहानुभूति प्रकट की थी। प्रिंस ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर अन्ना पाव्लोवना चुप रहते तथा अर्थपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रिंस वसीली ने बुरा सा मुंह बनाया। मैं क्या करूं? आखिर उसने कहा, आप तो जानती हैं कि मैंने उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए वह सब कुछ किया जो एक बाप के नाते मेरे लिए संभव था, मगर दोनों ही बेटे उल्लू निकले। यही सूत्रक है कि एपोलिस शांत उल्लू है, जबकि अनातोल तो चैन से बैठता ही नहीं। बस इतना ही फर्क है उनमें। उसने सामान्य से कहीं अधिक कृत्रिमता और उत्साहपूर्ण मुस्कान के साथ कहा तथा इस तरह उसके मुंह के पास पड़ने वाली झुर्रियों में अचानक कोई भद्दी और कटु चीज बड़ी उग्रता से झलक उठी। आप जैसे लोगों के यहाँ बच्चे पैदा ही क्यों होते हैं? अगर आप पिता ना होते तो मैं किसी भी चीज के लिए आपकी बत्सरना ना कर पाती। अन्ना पाव्लोवना ने कुछ सोचते हुए नजरें ऊपर उठाकर कहा, मैं आपका वफादार गुलाम हूँ और केवल आपके सामने मैं यह स्वीकार कर सकता हूँ कि मेरे बच्चे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ हैं। मुझे यह मुसीबत सहनी ही होगी। मैं अपने दिल को बस इसी तरह तसल्ली देता हूँ। क्या किया जाए? वह संकेत द्वारा क्रूर भाग्य के सामने अपनी विवशता प्रकट करके चुप हो गया। अन्ना पाव्लोवना सोच में डूब गई। आपने इस बारे में कभी नहीं सोचा कि आप अपने उड़ाऊ खाऊ बेटे अनातुल की शादी कर दें? कहिए, वह बोली। चीर कुमारियों को शादियां कराने की सनक होती है। अभी तक तो मैं अपने अंदर इस तरह की सनक को महसूस नहीं करती, लेकिन मेरी नज़र में एक ऐसी युवती है जो अपने पिता के साथ बहुत दुखी जीवन व्यतीत करती है। वह हमारी रिश्तेदार है, प्रिंसेस बोल्स्कोन्स्काया। प्रिंस वसीली ने कोई उत्तर नहीं दिया। यद्यपि ऊंची सोसाइटी के लोगों की बात को फौरन समझने और याद कर लेने के गुण के अनुरूप उन्होंने सिर हिलाया, यह जाहिर कर दिया कि इस मामले को उन्होंने समझ लिया है। आप जानती हैं कि अनातोले पर मुझे हर साल 40,000 का खर्च करना पड़ता है। अपनी दुखद विचार श्रृंखला को छिपाने के संभवतः असमर्थ होने के कारण उसने कह ही दिया और चुप हो गया। अगर यह सिलसिला ऐसा ही जारी रहा तो 5 साल के बाद क्या होगा? यह लाभ है पिता होने का। आपकी वह प्रिंसेस अमीर है?
उसका पिता बहुत ही धनी और कंजूस है। वह गांव में रहता है। जानते हैं, वह मशहूर प्रिंस बोल्स्कोंस्की है, जो हमारे दिव्यांग सम्राट के वक्त में ही रिटायर हो गया था और जिसे पर्शिया का बादशाह कहा जाता है। वह बहुत ही बुद्धिमान, कटु, कुछ सनकी और टेढ़े मिजाज का आदमी है। बेचारी प्रिंसेस बहुत ही किस्मत की मारी है, जिसने कुछ ही समय पहले लीजा मेनन से शादी की थी। कटु जोव का एडवोकेट है। वह आज यहाँ आएगा। सुनिए प्यारी अन्य, प्रिंस ने अचानक उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और न जाने क्यों उसे नीचे की ओर झुकाते हुए कहा, यह मामला सिरे चढ़वा दीजिए और मुझे हमेशा के लिए अपना वफादार गुलाम माँ के साथ गुमाम समझिए। जैसा कि मेरा एक कारिंदा अपनी रिपोर्टों में लिखता है, वह अच्छे कुल परिवार की है और अमीर भी। मुझे बस यही चाहिए। और उसने उन सहज, स्वाभाविक, बेतकल्लुफ़ तथा सजील अंग चेष्टाओं से, जो उसके लिए लक्षणिक थीं, अन्ना पाव्लोवना का हाथ अपने हाथ में ले लिया, उसे चूमा और तपाक से हिलाया तथा आराम कुर्सी पर बैठकर दूसरी ओर देखने लगा। अरे हाँ, अन्ना पाव्लोवना ने कुछ अचानक सूझ जाने पर कहा, मैं आज ही लीजा से, जवान प्रिंस बोल्स्कोंस्की की पत्नी से इस चर्चा को चलाऊंगी और हो सकता है कि बात बन जाए। आपके परिवार से ही मैं दूसरों की शादियां तय कराने के चीर कुंवारियों के धंधे का अभ्यास शुरू करूंगी।